आइए दोस्तों, यूपी टेट और सीटेट को ध्यान में रखते हुए प्रीवियस ईयर्स के पेपर की एक सीरीज, जिसमें स्पेशली इंग्लिश और आपकी जो है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड टीचिंग मेथड के क्वेश्चन रहेंगे, उनको हम विधिवत डिस्कस करेंगे। ये मेरे सामने 2019 का पेपर है, जिसको नेट से डाउनलोड किया है। इसमें काफ़ी टिक लगे हुए हैं जो किसी कैंडिडेट के द्वारा लगाए गए हैं, काफ़ी गलत भी लगे हुए हैं। और इस पेपर को हम समय न नष्ट करते हुए पहला क्वेश्चन देखते हैं इस पेपर का। सबसे पहला क्वेश्चन है, मानव विकास का प्रारंभ होता है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। मानव विकास का प्रारंभ जब भ्रूणावस्था होती उसी समय शुरू हो जाता है। तो इसमें गर्भावस्था को टिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 का विकल्प नंबर 4। दूसरे क्वेश्चन पे जाएंगे। द कंडीशन ऑफ लर्निंग पुस्तक के लेखक कौन हैं? एक कंडीशनल थ्योरी भी है जो पावलोव महोदय ने दी है। यहाँ बुक का नाम पूछ रहे हैं, तो इसमें RM गेने हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का विकल्प नंबर 2। किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, हमला व विरोध की अवस्था है। यह कथन किसका है? ये ऑफन रिपीटेड क्वेश्चन है, कई बार 2011 से अभी तक पूछा गया है। स्टैनले हॉल महोदय ने इसको दिया है। इसको बिल्कुल रट के रख लें। क्वेश्चन नंबर 3 का विकल्प नंबर 1। सूक्ष्म शिक्षण के भारतीय प्रतिमान में कुल कितना समय लगता है? 4 नंबर क्वेश्चन देखिए। हम सभी लोगों ने माइक्रो टीचिंग की होगी, तो इसमें 36 मिनट का समय लगता है। क्वेश्चन नंबर 4 का विकल्प नंबर 4 सही है। सीखने का पठार सीखने की प्रक्रिया के मुख्य अभिलक्षण हैं जो उस स्थिति को प्रकट करते हैं जिसमें सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती है। ये रास महोदय की डिफिनेशन है, लेकिन इस क्वेश्चन को कई बार जो है दूसरी तरह से भी पूछ दिया जाता है कि सीखने का पठार क्या होता है। सीखने का पठार वो होता है जब कोई लर्निंग पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, लर्निंग बिल्कुल शून्य होती है। और ये पठार लंबे समय तक भी हो सकता है, कम समय तक भी हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। ये शिक्षक कक्षा में एक छात्र को समस्यात्मक बालक के रूप में पाता है तो उसे, और हम स्पेशली 1 से 5 का कॉन्सेप्ट, हमको ये 1 to 5 की TT जो देने जा रहे हैं, तो ये कॉन्सेप्ट भी दिमाग में रखना है कि यदि कोई प्रॉब्लमेटिक चाइल्ड आपके पास आता है तो आप उसे क्या करेंगे? नज़रअंदाज कर देंगे? जी नहीं, बिल्कुल नहीं करेंगे। तत्काल घर भेज देंगे? नहीं भेजना है। बच्चे को दंड देना है। दंड तो RTE एक्ट के जब से लागू हुआ, आप कोई दंड बच्चे को दे नहीं सकते हैं। तो बच्चे को परामर्श देंगे और एक जो समस्यात्मक बालक को है उसको अन्य बालकों के साथ में ही समायोजित करके हुए शिक्षा देंगे। इसका 6 का 2। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। पाठ सहगामी क्रियाएं मुख्यतः संबंधित हैं। ये हमारे पाठ्यक्रम का अंग हो गई हैं जो छात्रों के सर्वांगीण विकास से संबंधित हैं। राउंड डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड। तो 7 का 1 मिनट। सेवन नंबर का 1। निम्न में से किसने अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया है? हम सभी लोगों ने B.Ed में भी पढ़ा होगा। स्किनर महोदय और थॉर्नडाइक महोदय, कोहलर महोदय ने तो सीखने के सिद्धांत दिए हैं, लेकिन जो इसमें ब्लू महोदय का ऑप्शन दिया है वही ऑप्शन नहीं है। तो 8 का 2। शिक्षण में अवरोधन का क्या तात्पर्य है? ऑफन रिपीटेड क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। इसमें अवरोधन अपव्यय पूछा जाता है। दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए, पढ़ लीजिए कहीं से। और शॉर्ट में मैं बताया दे रहा हूँ। अवरोधन से तात्पर्य वो होता है जब बच्चा किसी कक्षा में 1 से अधिक समय तक रहता है, क्योंकि हमारे यहाँ एक क्लास को उत्तीर्ण करने का समय 1 ईयर का है, लेकिन अगर बच्चा उससे ज़्यादा का समय लगाता है तो हम उसको अवरोधन कहते हैं, मतलब रुकावट।
और अपव्यय वो होता है जब कोई बच्चा बीच में ही शिक्षा छोड़ के चला जाता है, तो उसको शिक्षा का अपव्यय कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 का विकल्प नंबर 3। आगे चलेंगे, निम्न में से किस कौशल में पूर्व ज्ञान का परीक्षण होता है। तो हम लोग जब प्रस्तावना कौशल बनाते हैं, लेसन प्लान बनाते हैं, तो उसमें प्रस्तावना कौशल में ही बच्चे को पूर्व ज्ञान को ध्यान में रखते हुए से नवीन ज्ञान से जोड़ते हैं। तो इसका क्वेश्चन नंबर 10 का विकल्प नंबर 1। किसने बहुविमात्मक प्रज्ञा का प्रत्यय दिया है। मल्टीपल इंटेलिजेंस। तो मल्टीपल इंटेलिजेंस जो है इसको गार्डनर महोदय ने दिया है, और एक बहुकारक बुद्धि का सिद्धांत भी है, वो दूसरे का है, कंफ्यूज मत होइएगा। डिसलेक्सिया में यह करने की कठिनाई होती। 12 नंबर क्वेश्चन पर जो आपका 12 दिया है, ये ऑप्शन रिपीटेड क्वेश्चन है 2011 से अभी तक कई बार आया है। वो इसमें आपको जितने भी डिसऑर्डर हैं वो सब आपको पढ़ के दिमाग में रखने हैं। कोई ना कोई विकार हर बार पूछा जाता है। हालांकि ये जो है आपका रीडिंग डिसऑर्डर से है, जो पढ़ने की अक्षमता को व्यक्त करता है। 12 का 4। नेक्स्ट 13 पर जाएंगे। निम्न में से क्या समावेशी कक्षा में शिक्षक की भूमिका नहीं होनी चाहिए। समावेशी कक्षा में आपको सारे बच्चों को एक साथ बैठाकर और उनकी सीटिंग व्यवस्था देखी जाती है। जो जैसे जिसका आई साइट वीक है उसको आगे बैठाना है, या जो हैंडीकैप्ड हैं उनको आगे बैठाना है। इस हिसाब से समावेशी कक्षा में सारे बच्चों को एक साथ बैठाकर शिक्षा दी जाती है। तो इसमें जो शिक्षक को निःशक्त बच्चों पर ध्यान नहीं देना चाहिए, ये बिल्कुल गलत है। यही आपका विकल्प होगा क्वेश्चन नंबर 13 का विकल्प नंबर 1। नेक्स्ट, कक्षा में छात्रों को प्रश्न पूछने के लिए बिल्कुल प्रेरित करना चाहिए। बहुत सिंपल है। 14 का 1। बच्चे की वृद्धि मुख्यतः संबंधित है। देखिए, वृद्धि और विकास दोनों कंसेप्ट क्लियर करके आपको पढ़ना है। और वृद्धि तो उसकी भी शारीरिक के अलावा भी होती है, लेकिन इसमें जो स्पेशली पूछा गया किससे रिलेटेड है, तो हम विकल्प 4 के साथ जाएंगे। 15 का 4। व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है। आपको लर्निंग की कई डिफिनीशन हैं जो याद करके रखना है, जैसे क्रो एंड क्रो की है, वुडवर्थ की है, स्किनर की है, लेकिन ये यहाँ जो डिफिनीशन दी गई है गिलफोर्ड महोदय की है। और इसके अलावा भी कई डिफिनीशन हैं, वो आप जो है किसी भी बुक से लर्न कर लीजिए। नेक्स्ट है, इसमें सूची को हमको सुमेलित करना है। कुछ इसमें वो दिए हैं प्रतिमान। बुनियादी शिक्षण प्रतिमान, साइनेटिक शिक्षण प्रतिमान, अग्रिम संगठन शिक्षण प्रतिमान और संप्रत्यय उपलब्ध शिक्षण प्रतिमान। और इसमें एक है परीक्षा परीक्षण प्रतिमान। इधर दिया है इनका ब्रूनर, आशुबेल, ग्लेजर, गार्डनर जी। तो ब्रूनर महोदय ने संप्रत्यय उपलब्ध शिक्षण प्रतिमान दिया है। तो एक का इसमें सही होगा जाके IB। देखिए इसमें कौन आ रहा है, इसमें 4th नंबर का IB आ रहा है, ठीक है, और 1 नंबर में आ रहा है। तो 2 और 3 विकल्प आपके ऑटोमेटिक बाहर हो जाएंगे। अब नेक्स्ट देखेंगे, आशुबेल महोदय ने कौन सा दिया है, अग्रिम संगठक शिक्षण प्रतिमान का जो है प्रतिपादन आशुबेल महोदय ने किया है। तो ये आपका 3rd नंबर पे आता है। तो 3rd नंबर इसमें ये 1 और दोनों में दिया है। फिर नेक्स्ट जाएंगे, अगला देखेंगे, ग्लेजर महोदय जो हैं, ग्लेजर महोदय ने बुनियादी शिक्षण प्रतिमान दिया है, शिक्षण प्रतिमान। तो ये आपका 1 नंबर होगा। तो 3rd पे 1 नंबर होगा और 1 नंबर आपका ऑटोमेटिक बाहर हो रहा है। तो ये यहाँ पर आपका 17 का जो है 4 नंबर सही हो जाएगा। समस्या समाधान का प्रथम चरण है समस्या की पहचान करना। आप डायग्नोस करेंगे समस्या क्या है, उसके बाद ही उसका निदान उसके बाद ही उसका उपचार करेंगे। निदान डायग्नोस का ही हिंदी है।
डायग्नोसिस की हिंदी निदान है, और जब हम किसी की डायग्नोसिस करते हैं तभी हम उसका फिर उपचार करते हैं। नेक्स्ट चलेंगे। उन्नीस नंबर क्वेश्चन पर चलेंगे। बालकों का अधिगम सर्वाधिक प्रभावशाली होगा जब बालकों का संज्ञात्मक, भावात्मक तथा मनोचालक पक्षों का विकास होगा। शिक्षण व्यवस्था का अधिकारी होगी, जी नहीं। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में आगे होकर बालकों को निष्क्रिय रखेंगे, नहीं। पढ़ने लिखने में गणितीय कुशलताओं पर ही बल होगा, नहीं। आपका 19 का 1 नंबर का विकल्प सही है। 20 स्मृति स्तर एवं बोध स्तर के शिक्षण प्रतिमान की संरचना में कौन सा सोपान उभय निष्ठ है? कौन सा सोपान उभय निष्ठ है? एक मिनट। हाँ, इसमें 19 का 19 का हम 1 नंबर जाएंगे। 1 नंबर, स्मृति एवं स्तर एवं बोध स्तर शिक्षण के प्रतिमान की संरचना में कौन सा सोपान उभयनिष्ठ है? तो ये प्रेजेंटेशन होता है। 2 नंबर पे जाएंगे। निम्न में से किस सिद्धांत को पुनर्बलन का सिद्धांत कहा जाता है? पुनर्बलन का सिद्धांत किसे कहा जाता है? तो ये आपका होता है, 1 मिनट। हाँ, तो इसमें इसका है 1 नंबर। और क्वेश्चन नंबर, निम्न किस सिद्धांत को पुनर्बलन सिद्धांत कहा जाता है? तो ये क्रिया प्रसूत अनुबंध सिद्धांत है। 21 का 3 नंबर, ये शायद स्किनर महोदय ने दिया है। निम्न में से कौन सी अवस्था ब्रूनर के संज्ञात्मक सिद्धांत का अंग नहीं है? तो ये आंत प्रज्ञ अवस्था है जो, ये इसमें इसका ब्रूनर महोदय ने नहीं दिया है। तो 22 का विकल्प 4 सही होगा। मॉरिसन ने बोध स्तर के शिक्षण प्रतिमान में 5 पदों का वर्णन किया है। तो इनको वो लगाना चाहते हैं सिस्टमेटिक ऑर्डर में। तो इनका जो पहला सा वो था एक्सप्लोरर, खोज। तो खोज आपका इसमें सेकेंड विकल्प, सेकेंड नंबर पर है। तो सेकेंड किस में आ रहा है? अब पहले और दूसरे में आ रहा है, तो थर्ड और फोर्थ ऑटोमेटिक बाहर हो जाएंगे। दूसरा जो इनका था वो प्रस्तुतिकरण प्रेजेंटेशन पर था, तो सेकेंड 1, दोनों में वो दूसरे नंबर पर 1 आ रहा है। थर्ड जो इनका था वो था थर्ड नंबर, फोर्थ इनका परिपाक था। फोर्थ नंबर इनकी व्यवस्था, संगठन था। तो ये तो फोर्थ नंबर पे संगठन जाएगा आपका। तो ये चला जाएगा, थर्ड वाला जाएगा 4 नंबर पर। हाँ, तो इसमें आपका 1 नंबर हो जाएगा। 1 नंबर 23 का 1 सही है। ये तो इसमें जो है खोज, प्रस्तुतिकरण, परिपाक, व्यवस्था एवं वर्णन, ये आपका जो है वही आत्मीकरण कहते हैं उसको। 4 आत्मीकरण जो है ये अथवा परिपाक एक ही चीज़ होती है, आपका 3rd नंबर पर आएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा संज्ञात्मक क्षेत्र से संबंधित नहीं है? देखिए, अनुप्रयोग, बोध, ज्ञान तो हैं, अनुमूल्यन इसमें सही टिक लगा है, 4 नंबर वाला। नेक्स्ट देखेंगे, ट्वेंटी 25 से 30, ये लास्ट पैरा है। निम्न में से कौन सा अधिगम का वक्र नहीं है? देखिए, ये उन्नतोदर तो होता है और एक सरल व रेखीय होता है। उन्नतोदर होता है अथवा ऋणात्मक
और नतोदर या धनात्मक, तो नतोदर भी उत्तर है और ये इसमें लंबवत ही नहीं होगा। इसको आप लोग भी देख लीजिएगा थोड़ा सा। 25 का हम 2 के साथ ही में जाएंगे। दो तो और इसमें जो है लंबवत है, आप लोग भी एक बार बुक से देखिएगा। अगला है, इसको भी सूची को हमको जो है मैच कराना है। तो एनिमल इंटेलिजेंस जो है इसको थॉर्नडाइक महोदय ने दिया था। तो थॉर्नडाइक पहले में, थर्ड किस में आ रहा है, थर्ड वाले में ही आ रहा है। इसमें एनिमल इंटेलिजेंस थॉर्नडाइक महोदय का है। पुनर्बलन की, रीइंफोर्समेंट की सूची जो है ये आपकी दी थी स्किनर महोदय ने। तो स्किनर आप क्या रहे 4th में, तो थर्ड पे ये दूसरे नंबर पे आ जाएंगे। सारगर्भिता का नियम जो है आपका गेस्टाल्ट वाले ने, गेस्टाल्ट वाली जो विचारक थे उन्होंने दिया था। होल इज ग्रेटर देन पार्ट, ये गेस्टाल्ट का है। तो इसमें 26 में ये थर्ड नंबर जो है विकल्प आपका सही होगा। और लास्ट वाला आपका है अनुकूलन, वो पियाजे महोदय का है। पियाजे आपके सेकंड पे है, तो ठीक है, थर्ड आपका सही हो जाएगा। 26 का थर्ड। नेक्स्ट है, विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। यह कथन विकास के किस सिद्धांत से है? तो ये निरंतरता जो है, कंटिन्यूअस विकास ये चलता है, तो इसको हम थर्ड नंबर इसमें भी जाएंगे। संविधान के किस संशोधन से शिक्षा एक मौलिक अधिकार बन गई? ये 86 का संशोधन जो है हुआ था 2002 में, और इसमें ये आर्टिकल 21A या 21A के अकॉर्डिंग है। तो उसमें जो है शिक्षा एक मौलिक अधिकार के रूप में बन गई। तो ये भी सही निशान लगा है, 28 का फोर्थ। अभिप्रेरणा के मूल प्रवृत्ति के सिद्धांत के प्रतिपादक, इसमें मैकडूगल महोदय हैं, और ये आप जो है डिटेल में पढ़िए। 29 का 4। लास्ट क्वेश्चन है, विकास की किस अवस्था को कोल तथा ब्रूस ने संवेगात्मक विकास का अनोखा काल कहा है? देखिए, इसको कई बार घुमा के क्वेश्चन पूछते हैं, और ये भी या फिर रिपीटेड क्वेश्चन है कि किस अवस्था को अनुपम काल, विकास का अनुपम काल या अनोखा काल कहा गया है। तो दिमाग में बैठा लीजिए, ये बाल्यावस्था ही है, और यहाँ से कई क्वेश्चन हो जाते हैं। ये डेफिनेशन किसने दी है? कोल तथा ब्रूस की है। और किस अवस्था को कहा गया है? तो बाल्यावस्था को कहा गया है। तो इसमें जाएंगे 1 नंबर पर। तो ये साइको का मैंने प्रयास किया है वीडियो बनाने का और इसको डिस्कस करने का। और अगर आप लोग को ये वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, जिससे हमको थोड़ा हम प्रेरित होंगे, और सारे वीडियो हम अपना समय निकाल के बना के आप लोगों को देंगे। और हम यही चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस टेट को, या जो हमारे चैनल से जुड़े सभी लोग को अग्रिम शुभकामनाएं हैं कि वो टेट क्वालिफाई करें। और हम स्पेशली आपको जो ये चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी है ये, और इंग्लिश के जो प्रीवियस पेपर 2011 से आए हैं वो इस चैनल पर हम प्रोवाइड कराएंगे आपको। और अगर हमारे पास इससे भी ज़्यादा समय निकाल पाते हैं तो हम आगे आपको हिंदी का या फिर पर्यावरण के क्वेश्चन भी देंगे। ओके, लास्ट तक वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।